अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर हमने जावेद हसन साहब को, इकोनॉमिस्ट हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर्स पे और मामलात पे भी नज़र रखते हैं। तो सबसे पहले जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। बस गुज़श्ता एक हफ्ते से कुछ ऐसे वाक़यात होते रहे। अ, वाइट हाउस से लेके 10 डाउनिंग स्ट्रीट, पहले जेलेंस्की की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई और वो दुनिया भर में वो हेडलाइंस बन गई। उसके बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वजीर आज़म कियर स्टारमर के साथ उनकी मुलाकात और यूरो समिट हुआ लंदन ही में, और उसका भी मौजू था यूक्रेन। अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन अब अमेरिका और यूरोप के दरमियान एक बड़ी वाजे तकसीम बन गया है, एक डिवाइसिव फैक्टर बन गया है। बल्कि वो बात जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल हाउस में बैठे हुए, उनके ओवल ऑफिस में बैठ के जेलेंस्की से कहा कि आप तो तीसरी जंग अजीम की, तीसरी आलमी जंग की बात कर रहे हैं, बेसिकली यू आर गैम्बलिंग ऑन द थर्ड वर्ल्ड वॉर। और कुछ इसी बात का खतरा फिर पैदा हो गया जब यूरो समिट के बाद कियर स्टार्मर ने कहा कि हम यूरोपी यूक्रेन में अपनी अफवाज भेजेंगे यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो आप बताइए, आपके जहन में फिर क्या बात आई? क्या वाकई ये अगर बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाते हैं यूरोप के यूक्रेन में तो जंग छिड़ सकती है, तीसरी आलमी जंग? खुदा ना खास्ता अगर बूट्स ऑन ग्राउंड हो और खुदा ना खास्ता अगर ब्रिटिश फोर्सेस फेस टू फेस अगर रशियन फोर्सेस से कन्फ्रंट करें तो फायर फाइट में यू नेवर नो कहाँ एंड कर सकता है। मगर मुझे कोई इसकी फिक्र नहीं है और नहीं ना होगा ना यूरोप अफोर्ड कर सकता है। उनकी ना इतनी डिफेंस स्पेंडिंग है, ना इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो रशिया को टेक ऑन करें। और उस पर आपने देखा होगा ट्रम्प साहब ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मजाक में के स्टामर से पूछा था, कैन यू टेक देम ऑन? एंड आई थिंक ट्रम्प कई मरतबा लगता है कि बहुत ही फ्लिपेंटली न मजाकिया बात कर रहा है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इज क्वाइट अ कैलकुलेटिंग पर्सन। जब उसने ये बात कही थी तो उसको क्लियरली पता था कि यूरोप जो है कैन नॉट टेक ऑन रशिया। रशिया की जो आर्म फोर्सेस है, रशिया की जो कैपेबिलिटीज है, आर्म्स इंडस्ट्री है, इज सो मच बिगर। एंड इट ठीक है, रशिया माइट हैव नो लॉन्गर बी द सुपर पावर इट वाज दैट 1950 60s एंड 70s में। मगर अभी भी वो एक काफी बड़ा पावर है, मिलिटरली नॉट इकोनॉमिकली, कंपेयर टू यूरोप। तो ये कहने की बात है। आई थिंक स्टामर साहब ने भी ये सारी बातें कही हैं विद द होप और उम्मीद लगाए हुए हैं कि अमेरिका आ जाएगा। एंड ये सारी बोल्स्टरिंग करने की बात है कि इसको जाके हक भी करा और उसको बुलाया कि विद द होप कि किसी सूरत से अमेरिका को फिर वापस घसीट ले इस वॉर में। नाउ वी हैव अच्छा। टू थिंक अबाउट। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आ, ऐसे लग रहा है कि यूक्रेन की जो बड़ी कीमती मादनियात या धातें हैं, रेयर अर्थ या रेयर मिनरल्स कहते हैं, वो दरमियान में आ गई हैं। और एक बहुत बड़े फैक्टर के तौर पे कि अमेरिका भी रेयर मिनरल्स के हवाले से डील करना चाह रहा था जेलेंस्की के साथ, जिससे बजाय उसको काफ़ी हिचकिचाहट थी। लेकिन अभी ऐसे खबरें आ रही हैं कि बरतानिया दरअसल जेलेंस्की के साथ 16 जनवरी को ही ये इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग कोई उनकी हो चुकी थी, जब कियर स्टार्मर ने, यानी बरतानवी वजीर आज़म ने कीव का दौरा किया। तो क्या वाकई इस तरह हो सकता है कि रेयर मिनरल्स या रेयर अर्थ जिसको कहते हैं, वो यूरोप और अमेरिका के दरमियान एक बड़ी वजह तकसीम बन गई है? एक तो ये रेयर अर्थ के बारे में जो इतनी शोर है और हंगामा है कि 500 बिलियन और 5 ट्रिलियन और पता नहीं क्या क्या नंबर्स बस कोट होते हैं। इन रियलिटी इतना रेयर अर्थ कभी निकला है यूक्रेन से ना इतना आराम से प्रोसेस हो सकता है। रेयर अर्थ में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और ये भी आपको सोचना चाहिए जो जो ईस्टर्न पार्ट है जिसको ज्यादातर
रशिया ने अभी कैप्चर करा हुआ है, वहाँ आधे से ज्यादा जो रेयर अर्थ डिपॉजिट्स हैं, सो कॉल्ड, वो वहाँ है। वो जो ओर्स जो है रेयर अर्थ के बेल्ट जो है, सो ये आई थिंक ये भी जो कहते हैं कि 500 बिलियन की वर्थ है, और ये नंबर्स बस कोट हो रहे हैं। जो भी नंबर्स एक्चुअली जब देखा जाता है, जो जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है, वो तो हमेशा कहती है कि इतना ज्यादा नहीं है। जरूर जो ट्रेडिशनल मिनरल्स हैं, वेदर इट्स गैस, कोल, वो जरूर है। और ऑयल जो है वो सी ऑफ एजॉफ है, वो भी अंडर रशियन कंट्रोल है। तो आई थिंक ट्रम्प साहब ने भी एक आई थिंक एक गेम खेली है। आई थिंक दिस होल थिंग ऑफ रेयर अर्थ, लोग कह रहे हैं, और ये जब कंस्पिरेसी थ्योरीज होती हैं तो हम लोग के लिए बड़ी आसान हो जाती कि ब्रिटेन जो है वो जाके रेयर अर्थ जाके एक्सप्लॉइट करेगा। आई डोंट थिंक ब्रिटेन कुछ भी ऐसा कर सकता है इस टाइम जो अमेरिका को चैलेंज करे। ब्रिटेन की ट्रेड रिलेशनशिप आफ्टर इट हैज एग्जिटेड ब्रेग्जिट कैन नॉट इन एनी वे चैलेंज अमेरिका। अगर अमेरिका का ये वो पेपर जो भी साइन करा है 16 जनवरी को, अभी उसको फाड़ो और फिर हम लोग बात करते हैं, ब्रिटेन फौरन मान लेगा, इसलिए कि उनकी जो ट्रेड रिलेशनशिप है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने भी व्हाट्सएप पर देखा है वो, एंड आई थिंक इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम सच डिस्कशंस। एंड ये अच्छे कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है, अगर जेलेंस्की साहब गए थे, जेलेंस्की वेंट टू डीसी व्हाइट हाउस ये दिखा के ये रेयर अर्थ मिनरल्स का, विद द होप कि दे कैन परसुएड, जैसे इसने बाइडेन साहब को परसुएड करा था कि वॉर कंटिन्यू करें। और उनके भी रीजंस थे, वहां की एस्टेब्लिशमेंट वॉर में उनको बड़ा फायदा होता है। एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो वॉर को परस्यू करना चाहते हैं हर जगह, वो कंटिन्यू करना चाहते थे, और बाइडेन वाज प्लेइंग अलोंग विद दैट। मगर अगेन आई एम सेइंग, ट्रम्प इज neither a good man, bad man, ये सारे छोड़ दें, but Trump is a very much a realist, and he does not see any point in continuing this war. And I think केयर स्टार्मर और मिस्टर मैक्रोन और ये सारे यूरोपियंस को मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं, जैसे अगर हम लोग समझ सकते हैं, उनको क्यों नहीं समझ आ रही है कि ट्रम्प बेसिकली डज नॉट वांट टू स्पेंड अनदर पेनी इन दिस वॉर। और आज आपने सुन लिया होगा सीएनएन में, aid to Ukraine has been suspended जी। अच्छा, by उसमें मैं America. यही सोच रहा था कि अ, आपको ये लग रहा है कि अब यूक्रेन यूरोप जो है वो अमेरिका और रूस के दरमियान एक लिहाज से सैंडविच होकर रह जाएगा, क्योंकि इस वक्त तो रूस भी चाहता होगा कि ये जंग खत्म हो, अमेरिका की भी बड़ी शदीद ख्वाहिश है। तो अब जबकि यूरोप ने एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है कि हमने यूक्रेन की मदद करनी है, बल्कि जो रूस के मुंजमद असासे हैं उसके ऊपर हम्म। जो मुनाफा हुआ है उसमें से यूक्रेन को अब कर्जा दे रहा है ब्रितानिया कि आप इससे हम्म। 5,000 मिसाइल हमसे खरीद लें, एयर डिफेंस मिसाइल। तो इस तमाम जी। डेवलपमेंट में आपका क्या ख्याल है कि यूरोप के हवाले से रूस का रिएक्शन, रूस का रद्दअमल क्या हो सकता है? रूस कैन कम डाउन वेरी हार्ड। एंड रूस देखें, ये तो मैं मेरी बात नहीं है, मैं तो सुनी सुनाई बात जो जॉन मशमायर और जेरेमी सैक्स जैसे लोग कह रहे हैं, और वो बड़े पाए के इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इन चीजों को बड़े बारीकी से देखा है। उनका बड़ा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, अगर नेटो नजदीक आता है और ना यूक्रेन में आता है, और जिसमें एग्जिस्टेंशियल उनके थ्रेट हो जाता है रशिया के लिए, जहां एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है, तो फिर मुल्क जो है इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचता है, वो आ, आखिर हद तक लड़ता है। एंड रूस जो है, ये लोग ने समझा था, यूरोपियंस ने, कि हम लोग इसलिए के सैंक्शंस लगा देंगे और इकोनॉमी उनकी डिफिकल्टी में वो भी नहीं हुआ। अगर इकोनॉमी उनको तो रशिया बैकफुट पर चला जाएगा। जहां एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुई है जिस मुल्क में, और लोग को भूलना नहीं चाहिए, और ये सारे हिस्ट्री को देखना चाहिए, रशिया लॉस्ट 20 मिलियन पीपल इन वर्ल्ड वॉर 2। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जिसने इतने लोगों को सेक्रीफाइस करा है अपने इंडिपेंडेंस के लिए। तो रशिया जो है वो नहीं मानता ये सारी बातें। रशिया जो है बहुत ही क्लियर है,
Ukraine has to not completely give up the idea of NATO or security guarantees. It has to be a neutral country. And then जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, आज जो कुछ कहें आप, आज उनमें ऑलरेडी डिसेंशन शुरू हो गई है। आज विक्टर ऑर्बन जो हंगरी के जो बिल्कुल। प्रेसिडेंट है, उनने कहा कि जो आई थिंक 12 बिलियन का ईयू ग्रांट करने वाला था फर्दर लोन, उसने ऑलरेडी उसने स्टॉप दैट। देखिए आप, इवन यूरोप जो है इन द एंड इज अपने को उसने बहुत बुरा फंसा लिया है। एंड आई टेल यू क्यों फंसाया है, मेरे मेरे इलाज से शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर यूरोप ने काफी साल पोस्ट वॉर फ्री राइड करा है अमेरिका पर। ये सोच लें कि अमेरिका जो है ऑन एवरेज 3.5% पर ऑफ द जीडीपी खर्च कर रहा था अपने इकोनॉमी में, फॉर द सेफ्टी ऑफ यूरोप एंड अदर कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज बिटवीन 1.5 to 2%, अब जाके 2.2 2.3% हुआ। दे वर फ्री राइडिंग ऑन अमेरिका फॉर देयर सिक्योरिटी, to or to spend on health, on education, on नहीं, everything बुनियादी else। तौर पे यही बात है जो कि ट्रम्प और उसके साथी भी कह रहे हैं कि आपने अपने यहाँ तरक्की कर ली, अपने लोगों को हाँ, खुशहाल बना दिया, लेकिन आप डॉलर्स खींचते रहे, आप अमेरिका की जो एक सिक्योरिटी छतरी है उसके नीचे रहे और उसको आपने एक्सप्लॉइट किया। तो अब ये मुझे बताएं, चूंकि हम यूरोप की बात कर रहे हैं, कि इस यूरोप और रूस के दरमियान अगर बराह रास्त जंग ना भी हो, यूक्रेन के जरिए एक बिल वास्ता या इनडायरेक्ट अभी जंग मुमकिन तौर पे शुरू हो सकती है। तो चूंकि हम इक्तसादी असरात की बात करें, तो आपका क्या ख्याल है कि इस तरह की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रशिया यूरोप की जंग के का फॉल आउट क्या हो सकता है, उसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं? खुदा ना खास्ता ऐसा जंग अगर होगा तो हम लोग सारों के लिए डिजास्ट्रस होगा। ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरीके से डिजास्ट्रस होगा। आपकी ऑयल प्राइसेस जो है शायद ये 150 $200 हो जाएगी, ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। बिगेस्ट सप्लायर ऑफ फूड है इज रशिया एंड यूक्रेन। ये दोनों सप्लाईज अगर कंस्ट्रेन हो जाए, इसलिए कि इन यूरोप में जंग हो रहा है, और इट इट इज समथिंग विच कैन नॉट बी इमेजिन। और जैसे ट्रम्प साहब ने कहा ना, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि डू यू वांट टू स्टार्ट अ वर्ल्ड वॉर 3। तो वर्ल्ड वॉर 3 की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अनइमेजिनेबल हैं, इवन इफ वी अज्यूम के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे लोग जो सेंसिबल हैं, ये अभी काफी सारी पोस्चरिंग हो रही है। आई थिंक आउटकम हम लोग देख लेंगे अगले कुछ हफ्तों में शायद। आई थिंक इवेंचुअली जेलेंस्की विल हैव टू बैक डाउन। आई थिंक ट्रम्प विल अराइव विद अ डील विद मिस्टर पुतिन। इसमें एक बहुत बड़ा आई थिंक कंसिडरेशन है, और ये मैं स्पेकुलेट कर सकता हूँ इसमें, एज आई सेड, इस हम लोग से ज्यादा बहुत बड़े एक्सपर्ट है जो बात कर रहे हैं, मगर हम लोग तो उन्हीं की बातें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जो ट्रम्प की एक कंसिडरेशन है एंड अमेरिका की कंसिडरेशन है कि ये यूक्रेन वॉर के वजह से रशिया और चाइना बहुत नजदीक हो गए, और जो एक नेचुरल अलायंस होनी चाहिए थी अमेरिका एंड रशिया पोस्ट बर्लिन वॉल फॉल, वो नहीं हुई। और ये अगर देखें, आपके जो सबसे अहम स्ट्रेटजिस्ट थे, जियो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जैसे किसिंजर और निक्सन, ये लोग ने हमेशा कहा था कि वी कैन नॉट अफोर्ड चाइना एंड रशिया टू कम टुगेदर। ओके। और आपने ये यूक्रेन करके यू एग्जैक्टली डिड दैट। इससे बड़ी हिमाकत क्या हो सकती थी? अच्छा, ये बताएं नाउ। कि सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, कि अब आपने चूंकि पुतिन की बात की, पुतिन और ट्रम्प के दरमियान अगर कोई मुफाहमत हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसी तरह चीन और अमेरिका के दरमियान ट्रम्प के ज़रिए कोई मुफाहमत हो जाती है, और जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि मैं जब व्लादिमीर पुतिन से यानी रूसी सदर से मिलूंगा, चीनी सदर से मिलूंगा, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना मिलिट्री बजट आधा कर दें। तो इस अंडरस्टैंडिंग तीनों मुल्कों की हो जाती है, तो उसमें फिर यूरोप कहाँ रह जाएगा? क्या ही नहीं रहेगा। आई थिंक द बिगेस्ट लूजर विल बी यूरोप। बट आई वुड होप, बाय द वे, मैं ये 50% ऑफ कट चाइना विल नॉट डू, इसलिए कि चाइना की ऑलरेडी स्पेंडिंग जो है बहुत ही कम है कंपेयर टू
अमेरिका अमेरिका की 850 बिलियन डॉलर्स स्पेंडिंग है लगभग। चाइना की आई थिंक अभी जो है कोई 150 ना 200 बिलियन around. So China will not reduce it by half. If anything, China will continue to increase its budget. It's only an emerging military power, and it has its own consideration. It has a large space to look into. तो चाइना नहीं करेगा, मगर यह जरूर है कि चाइना एक बहुत ही समझदार जियोपॉलिटिकल प्लेयर है, बहुत तहम्मुल से काम करता है। उस वो इवन जो अभी टैरिफ्स लगे हैं, जी जिनपिंग का रिस्पॉन्स था कि बी पेशेंट, डोंट रिस्पॉन्ड। तो वो ये सारी बातें सुन लेगा। मगर ग्लोबल आई थिंक यही हो रहा है। देखते हैं कि किसी किस्म की अकोमोडेशन हो जाएगी बिटवीन ट्रम्प एंड प्यूटिन। थोड़ी बहुत शायद कोई अकोमोडेशन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका भी हो जाएगी। इसमें यूरोप को फिर वही करना होगा जो अमेरिका और प्यूटिन साहब कहते हैं। तो बुनियाद। यूरोप ने अपना जी बोलें। यूरोप ने अपना ज्यादा चालाकी कोशिश करी, और उसमें इनकी आई थिंक क्या कहूंगा प्लेन लैंग्वेज में गेम खराब हो गई। ये बहुत बड़ा गेम खेलना चाहते थे और गेम इनकी टोटली खराब हो गई। वो बकौल शेर अफजल मरवत के उनकी गेम बढ़ गई है। तो बिल्कुल। तो हो सकता है ऐसे ही हो। अब मैं एक्चुअली, आपने बात याद करवाई कि चीन का जो डिफेंस बजट है वो हो सकता है कि वो बढ़ भी जाए, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जितनी उन्होंने सलाहियतें हासिल करनी थी वो हासिल की हुई हैं। और ख़ास तौर पे शी जिनपिंग ने इस पिछले साल भी अपने फौजियों से कहा, अपनी पूरी फौज से कहा कि जितना भी आपकी इक्तसादी कारोबारी सरगर्मियां हैं उनसे आप पीछे हट जाएं। आप जो स्कूल यूनिवर्सिटियां चला रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं, ये आपका काम नहीं है, बल्कि आप दुनिया की जदीद तरीन फौज बनने के लिए खुद को तैयार करें। आपने बाकी दुनिया का मुकाबला करना है, बल्कि मुकाबला का भी उन्होंने कहा कि आपने चीन का दिफा करना है। तो वो बिल्कुल। बड़े अपने तरीके से सिस्टमेटिकली चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें हज़ारों अरब डॉलर नहीं चाहिए अपनी सलाहियतें बढ़ाने के लिए, बल्कि मौजूदा जो वसाइल हैं अपने दिफा के लिए वो हमारे काफ़ी हैं। तो चलिए जनाब, देखते हैं कि अभी क्या नतीजा निकलता है। जो यूरोपीय रहनुमाओं ने बड़े सीने पे थपकी लगा के कहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, देखना होगा कि कब तक वो यूक्रेन के साथ खड़े रहते हैं, और आया वो रूस, अमेरिका और चीन के दरमियान होने वाली मुफाहमत के नतीजे में उसको वो सह सकेंगे या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब।